हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को पता है, हम आपके लिए करंट अफेयर सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। आज 4 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है। इस करंट अफेयर्स की कक्षा में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। उनकी एनालिसिस करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे हुआ करती है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज हम क्या-क्या करने वाले हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स, पहली न्यूज़ होगी हमारी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया निर्माण पोर्टल का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी कौन है? आप सभी को पता है, ये अभी हमारे केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं। इन्होंने निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस निर्माण पोर्टल के बारे में जानेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। किस प्रकार से हमारे लिए ये उपयोगी होगा। भारत मंगोलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है और इस संयुक्त रूप से हो रहे सैन्य अभ्यास का नाम क्या रखा गया है, उनके बारे में बातचीत करेंगे। मंगोलिया के बारे में बातचीत करेंगे। द्विपक्षीय बाधिर क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम ने जीतकर रचा इतिहास। अभी आपको पता है, थोड़े ही दिन पहले हमारी भारतीय पुरुष टीम ने T20 वर्ल्ड कप को जीतकर एक इतिहास कायम किया। उनके बाद में अभी ये जो मैच हुआ है द्विपक्षीय बादरी क्रिकेट श्रृंखला भारत और इंग्लैंड के बीच में, इसमें भी जो हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं उन्होंने ये इतिहास रचा है, उनके बारे में बातचीत करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। किस प्रकार वनडे के एग्जाम के लिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियल आयोग की कार्यकारी समिति में भारत की भागीदारी। अभी कार्यकारी समिति का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में हमारे भारत ने भी क्या है हिस्सा लिया है। तो इनके बारे में हम बातचीत करेंगे कि भारत इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नीति आयोग ने शुरू किया संपूर्णता अभियान। ये संपूर्णता अभियान क्या है, नीति आयोग क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, इनके बारे में आपसे बातचीत करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद की न्यूज़ हम कवर करेंगे। हाल ही में हमारी भारतीय सेना में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति हुई है और ये उनका पहला दौरा है एलओसी रेखा की तरफ, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। अगर आपको ये क्लास पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। एडुरोही ऑफिशियल अपने इस यूट्यूब चैनल का नाम है, सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अब चलो चलते हैं हम पहली न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ पीआईबी के द्वारा प्रकाशित की गई है। आज जितनी भी न्यूज़ हैं, उनमें से ज़्यादातर जो न्यूज़ हैं, वो पीआईबी के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। और दूसरी न्यूज़ कौन-सी होती है हमारी, द हिंदू से होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आज कौन-सी रहेंगी, पीआईबी से पब्लिश जो हुई हैं, वो रहेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कि जो अपना कोयला और खान मंत्रालय है, उनके तरफ से ये न्यूज़ है। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्चेस निर्माण पोर्टल। हाल ही में केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने से क्या है, ये सोचा है। इस पहल को इन्होंने एक नाम दिया है निर्माण पोर्टल। इसका मतलब यही होता है कि जैसे यूपीएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं, जो मेंस तक पहुंच जाते हैं, मुख्य परीक्षा के जो उम्मीदवार होते हैं, उनको इसमें पुरस्कृत किया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी पहल है हमारे मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और इसकी शुरुआत की है हमारे जी किशन रेड्डी ने। तो अभी जैसे हम बात करें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने क्या किया था, एक शुरू किया था मिशन जिसका नाम इन्होंने रखा था मिशन कर्मयोगी।
मिशन कर्मयोगी की जो परिकल्पना थी, उसके अनुरूप यह कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी गतिविधियों के संचालन वाले जिलों के उन मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई एक अनूठी पहल है, एक अनूठी योजना है, जिन्होंने 2024 में यूपीएससी परीक्षा के प्रारंभिक दौर में अर्हता प्राप्त की है। यानी कि जो अब मेंस देने वाले हैं, तो उन्हीं के लिए ये परियोजना है। इस अवसर पर कौन-कौन रहे थे? कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृतलाल मीणा, कोयला मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कोयला कंपनियों के सीएमडी भी यहाँ पर उपस्थित रहे। ये जो फोटो हैं ऑफिशियली पब्लिश की गई हैं पीआईबी के द्वारा, ठीक है ना? और इसमें फिर क्या दिया जाएगा? तो इसमें 1 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। 1 लाख रुपए, यानी कि अगर उन्हें आगे तैयारी करनी है, उनको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, तो उनके लिए ये क्या है, ये एक बढ़िया कारगर सिद्ध हो जाएगा। उनको एक सहायता मिल जाएगी। वार्षिक अगर पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है, तो ऐसा होगा कि उन्हें कितने रुपए मिलेंगे? 8 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए मिलेंगे अगर 8 लाख रुपए से इनकम कम है, सालाना इनकम, ठीक है ना? तो उसको आप चेक कर सकते हैं। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित हैं, उनके लिए ये सुविधा रहेंगी, ठीक है ना? तो इनके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए, तो जी किशन रेड्डी के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है, ये अभी लोकसभा चुनाव हुए थे पूरे भारतवर्ष में, और लोकसभा चुनावों का जो सीटों की अगर हम बात करें, कितनी सीटों पर हुए थे? 543 सीटों पर चुनाव हुए, और इसमें चुनावों के बाद एनडीए की सरकार बनी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में मुख्य भूमिका किसकी रहती है? बीजेपी की रहती है, ठीक है ना? तो बीजेपी के द्वारा लेड किया जाता है एनडीए को। एनडीए की सरकार के अभी नेतृत्व करने की पावर जो किसके हाथों में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो इन लोकसभा चुनावों में जी किशन रेड्डी ने भी जीत हासिल की थी, और ये अब हमारे केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस कैबिनेट में 18वीं लोकसभा के बाद में। तो चलो बताएंगे इन्होंने कहां से जीत हासिल की थी। अगर आपने लिखा होगा सिकंदराबाद, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। सिकंदराबाद कहां पर है? तेलंगाना में है, ठीक है। ये तेलंगाना वही है जो 2014 से पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। वहीं से, यानी कि तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से जीत हासिल की है जी किशन रेड्डी ने। और इनको कौन सा कार्यभार दिया गया है? केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्रालय। गांधीनगर की बात करते हैं, तो गांधीनगर लोकसभा सीट कहां पर है? तो ये गुजरात में है। गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से किसने जीत हासिल की है? अमित शाह। और अमित शाह अभी वर्तमान में किस भूमिका में हैं? तो ये हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। गृह मंत्री के रूप में इनका कौन सा कार्यकाल चल रहा है? तो ये इनका दूसरा कार्यकाल है। पहले प्लान में भी ये क्या थे? गृह मंत्री ही थे। लखनऊ कहां पर है? तो लखनऊ आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट से किसने जीत हासिल की है? तो नाम आता है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह की जैसे हम बात करते हैं, राजनाथ सिंह, इन्होंने अब कौन सा मंत्रालय संभाला है? तो इनकी पास रक्षा मंत्रालय की कमान सौंप दी गई है। पहले भी इनके पास रक्षा मंत्रालय ही था, तो दूसरी बार ये रक्षा मंत्रालय को संभाले हुए हैं। सिरसा की बात की जाए, तो सिरसा लोकसभा सीट कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट से किसने जीत हासिल की है? कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा, ठीक है ना? तो ये कौन सी पार्टी से हैं? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। और बाकी जो हमने तीन बातें की है, वो किससे संबंधित हैं? तो वो आपके बीजेपी से संबंधित हैं। क्लियर हुआ? और पीठासीन बनाया गया था कुमारी सैलजा को। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि हरियाणा से कोई पीठासीन अधिकारी के रूप में चेयर पर बैठा हो, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र से हैं ये। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम यहां पर देख सकते हैं सिकंदराबाद,
तो गूगल पे जब सर्च करेंगे तो वहां पर पता लग जाएगा कि सिकंदराबाद सीट से बीजेपी के जो जी किशन रेड्डी थे उन्होंने जीत हासिल की। वर्तमान में जो केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा अभी निर्माण पोर्टल शुरू किया गया है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बेहतरीन कारगर सिद्ध होगा। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये भी पीआईबी के द्वारा प्रकाशित की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट कोमेंसिस इन मेघालय। अभी हाल ही में मंगोलिया और भारत के बीच में एक सैन्य अभ्यास आरंभ हुआ है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। और कहाँ पे हुआ है ये? हमारे भारतीय राज्य मेघालय में। भारत के कौन सी दिशा में है ये? तो आप कहेंगे उत्तरी पूर्वी दिशा में पड़ता है ये मेघालय। और जब हम बात करते हैं इस ज्वाइंट अभ्यास की, ज्वाइंट एक्सरसाइज की, तो ये कौन सा संस्करण है? 16वीं बार ये हो रहा है। और मेघालय में एक जगह पड़ती है उमरोई, ठीक है ना। तो विदेशी प्रशिक्षण नोड में ये आरंभ हुआ 3 जुलाई से लेकर, यानी कि कल शुरू हुआ था ये और 16 जुलाई तक चलेगा। 45 कर्मियों वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व सिक्किम स्काउट्स की एक बटालियन तथा अन्य शाखाओं और सैन्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। और इसके विपक्ष में अगर हम देखें मंगोलियाई दल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, तो मंगोलियाई सेना की 150 त्वरित प्रक्रिया बल बटालियन के कर्मियों द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है, इसका नाम ये रहा, यहाँ पे लिखा है ना नोमैडिक एलिफेंट। हर 1 साल बाद ये आयोजन करवाया जाता है। पिछला संस्करण जो था वो जुलाई 2023 में किया गया था। वो भारत में नहीं था, वो कहाँ था? तो वो मंगोलिया में आयोजित करवाया गया। हर साल करवाया जाता है और 2024 में कहाँ करवाया गया है? भारत में। 2023 में वहीं मंगोलिया। तो इस प्रकार से क्या है, एक रक्षा संबंधों में मधुरता आती है, आपसी सद्भाव बढ़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या रहेगा फिर? इसका उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र देश के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना। और आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विश्व पटल पे कोई बात कहते हैं तो वो आतंकवाद का मुद्दा जरूर उठाते हैं। तो इन दोनों देशों के बीच में अगर ये संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास हो रहा है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इस ओर झुकाव भी होगा कि ये आपस में मिलजुल कर आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में भाग लेंगे, ठीक है। तो एक सैन्य क्षमता बढ़ेगी। यह अभ्यास अर्ध शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रचालनों पर केंद्रित होगा, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं आतंकवादी कार्यवाही का, बढ़िया से ये जवाब दे पाएंगे अगर एक साथ लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है ना, वो कहते हैं ना एक से भले दो, तो यही बात है। और जैसे खुफिया और निगरानी केंद्र की स्थापना की जाती है तो और बेहतरीन रहेगा। हेलीपैड साइट की सुरक्षा, छोटी टीमों का समावेशन और निकासी, और हेलीबोर्न ऑपरेशन द्वारा इसके अलग अलग प्रयोग से क्या कर सकते हैं, ये बेहतरीन प्रयास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बिंदु जो हैं नोमैडिक एलिफेंट सिंपल वनडे एग्जाम के लिए आपका बेहतरीन रहेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप यूपीएससी की ओर झुकाव करेंगे तो उसमें आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा रक्षा क्षेत्र में, क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, क्या इसका महत्व रह जाता है। लेकिन वनडे के लिए इतना पूछा जा सकता है कि भारत और मंगोलिया के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है संयुक्त रूप से, उसका नाम क्या है? 2-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक नाम ये भी होगा नोमैडिक एलिफेंट। तो आपको लिख देना है नोमैडिक एलिफेंट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ चित्र जो पीआईबी के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट एक्सरसाइज, ठीक है। और शक्ल से आपको पता चल गई होगी ये किसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये हैं हमारे भारतीय और ये हैं कहाँ के? मंगोलिया के। चेहरे से आपको पता लग गया होगा, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है, यहाँ पे मंगोलिया का।
यही तो समरसता लेकर आनी है कि जब बात किसी दूसरे की हो, बात आतंकवादियों की हो, तो उनसे किस प्रकार निपटना है, उनके लिए एक साथ आएँ और हम इनका क्या है, खंडन करें और उनको जड़ से उखाड़ने का प्रयास करें। तो इस प्रकार की कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो हमें देखने को मिल सकती हैं। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहा मंगोलिया। मंगोलिया के बारे में कहा जाता है कि ये एक स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश का मतलब क्या होता है? जो देशों की फिजिकल बाउंड्री से घिरा हुआ हो, ऐसा देश स्थलबद्ध देश कहलाता है। और जब हम इसके बारे में बात करें, ये आपका मंगोलिया, ये हमारा प्यारा भारत। क्लियर हुआ? तो चलो आगे आप एक क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। मंगोलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। इस मंगोलिया का ऑफिशियली अगर नाम पूछा जाए तो ये ऑफिशियली नाम इनका मंगोलिया ही है। जैसे हम भारत की बात करते हैं, नॉर्मल तो हम भारत बोल देते हैं, लेकिन वैसे उसका नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, है ना? तो इसी प्रकार मंगोलिया देश की राजधानी वियना है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, इसकी राजधानी वियना नहीं है। तो फिर इसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी का नाम है उलान बटेर। कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा उलान बटार। तो आपको घबराना नहीं है। तो ये इनकी राजधानी का नाम है। पहला जो कथन है वो तो गलत हो गया। उसके बाद देखें दूसरे पॉइंट को। मंगोलिया पूर्वी एशिया से पूर्वी एशिया में भूमि से घिरा हुआ देश है। आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी आपको क्या बताया था? भूमि से घिरा हुआ जो देश हो उसे हम स्थलबद्ध देश कहते हैं। तो पूर्वी एशिया में है, तो ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट देखिए, मंगोलिया देश की पश्चिमी सीमा कैस्पियन सागर के साथ लगती है। जाहिर सी बात है, गलत होगा। स्थलबद्ध देश का मतलब यही होता है जिसके साथ कोई भी जलीय सीमा नहीं लगती। तो सागर तो क्या होता है? जल का ही होगा, जाहिर सी बात है। तो जलीय सीमा तो लगती नहीं है। कैस्पियन सागर फिर इसके साथ कहाँ होगा? यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो मैं ऑप्शन देता हूं, क्या ये कैस्पियन सागर है या फिर ये कैस्पियन सागर है? दोनों में से आप बताने का प्रयास करेंगे। कैस्पियन सागर दोनों में से कौन सा है? इतनी दूर है और ये रहा मंगोलिया, इसके आसपास में कोई भी आपको समुद्र या फिर कोई एरिया नहीं दिखा रहा होगा। ये कौन सा है या फिर ये कैस्पियन सागर है? तो मैंने 3 क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, 3 ऑप्शन मान के चलिए आपके लिए। तो बताएंगे कौन सा इनमें से कैस्पियन सागर है। तो चलो, अगर 1 2 3 की बात करें तो ऐसे लिख देना 1 2 या फिर 3। ठीक है? तो चलो, तीसरा पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया। मंगोलिया देश के उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन की सीमा लगती है। हाँ, ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। फोर्थ पॉइंट इज बिल्कुल ओके। तो यहां पर देखो, ये रहा उत्तर में रूस है, और जब आप बात करते हैं दक्षिण की दिशा की तो ये रहा चाइना। तो इन दोनों देशों के बीच में ये एक देश है। तो बहुत ही बढ़िया बताया है, अगर आपने टिक किया होगा 2 एंड 4। ठीक है? तो जब हम और यहाँ पर बात करते हैं, कौन कौन सी यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है? खालखा मंगोल यहाँ की ऑफिशियली लैंग्वेज मानी जाती है। टर्की भी बोली जाती है, रशियन भाषा भी यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है ना? और यहाँ पर जैसे हम बात करें, इनकी मनी का नाम क्या है? आधिकारिक मुद्रा क्या है इनकी? तो इनकी आधिकारिक मुद्रा का नाम है टग्रिक। क्लियर हुआ? और ये कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 6,04,200 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है ये। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है इस मंगोलिया से संबंधित। क्लियर हुआ? तो चलो, यहां पर आप देख पा रहे होंगे मंगोलिया। ये रहा मंगोलिया का राष्ट्रीय ध्वज, और ये राजधानी उलान बटार या फिर उलान बटेर भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। 27 अक्टूबर 1961 को मंगोलिया यूएन का सदस्य बना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये भी पीआईबी के द्वारा प्रकाशित की गई न्यूज है,
और कौन से मंत्रालय की तरफ कहा गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो यहाँ पर देख सकते हैं द्विपक्षीय बाधिर क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम ने जीतकर रचा इतिहास। अभी ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बाधिर क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए एक नया नाम रोशन किया है। और जैसे हम बात करते हैं किन दो देशों के बीच में खेला गया था, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया। 5-2 से हराया है इस सीरीज में भारतीय बाधिर क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की टीम को। और इसी ऐतिहासिक जीत पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अभी 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, उसके बाद में मंत्रालय अलग अलग आवंटित किए गए हैं। जो 17वीं लोकसभा में थे कुछ तो वैसे ही हैं और कुछ नए बदलाव किए गए हैं। कुछ जो ऐसे हैं जिनको एक बदलाव के तहत दूसरे मंत्रालय की तरफ भेजा गया है, कुछ को वहां से यहाँ भेजा गया है, लेकिन कुछ को यहाँ से निकाल दिया गया है अगर वो जीत नहीं पाए तो चलिए, बहुत बढ़िया, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और बाधिर का मतलब होता है जैसे वो दिव्यांग होते हैं और जो उनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, लेकिन अगर उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है तो हमें क्या इनसे सीख मिलती है? सीख यही मिलती है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो असंभव को भी आप संभव कर सकते हैं। और हमारी जो ये टीम है इन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस असंभव को संभव करके दिखाया है। भारतीय बादरी क्रिकेट की यह जीत मेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच की जीत से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। इन्हें हमें कम नहीं आंकना चाहिए। इन्होंने साबित कर दिया है कि जब इन्हें अवसर दिया जाता है तो वह इस अवसर पर हमेशा खरे उतरते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने विदेशी धरती पर अपना तिरंगा लहराया, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। बहुत ही बढ़िया। क्रिकेट की जैसे हम बात करते हैं, ये देखो ये सभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये कुछ कार्यक्रम है, ठीक है, उसकी फोटो। यहाँ पर देखो किसी के पास कोई ना कोई एक बॉडी को, जैसे किसी के पास व्हीलचेयर है, किसी के पास ये खड़े होने के लिए जो चीज है वो रखी हुई है ना। तो ये ढंग से मतलब क्या है, अपनी अपने तरीके से जी भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हौसले देखो कितने बुलंद हैं। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे हमारे जवानों को। चलिए, जैसे हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, क्रिकेट के बारे में नियम बनाना, क्रिकेट के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन की जो बातें हैं किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तो आप बताने का प्रयास करेंगे कि आईसीसी, उसका हम आईसीसी कहते हैं। और भारत में किसके द्वारा नियंत्रित की जाता है? बीसीसीआई के द्वारा। ठीक है, ये तो भारत की बात हुई, लेकिन विश्व स्तर की बात की जाती है तो आईसीसी का नाम आता है। आपको ये बताना है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है। आईसीसी का मुख्यालय जल्दी बताएंगे। अगर आपने लिखा होगा ना दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और जैसे हम बात करते हैं इस आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो बात है ये 15 जून की। 15 जून 1909 को इस आईसीसी की स्थापना हुई थी। लेकिन इसकी जब स्थापना की गई थी, इसका तो ये नाम नहीं था। उस समय कौन कौन से देश थे जब इसकी स्थापना की गई? एक तो नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का, एक नाम आता है इंग्लैंड का, और एक नाम आता है दक्षिणी अफ्रीका का। इन तीनों देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा 15 जून 1909 में एक स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एक सम्मेलन की तरह इसकी स्थापना की गई थी। फिर कुछ टाइम बाद में 1965 में इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम फिर क्या कर दिया गया, इंपीरियल की जगह इसका नाम इंटरनेशनल रख दिया गया, और बाकी सेम नाम रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। कुछ टाइम बाद 1989 में इसका फिर से नाम बदला गया, और इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट
और उसके बाद में इसका नाम क्या रखा गया था, क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की जगह इसको काउंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो वर्तमान का नाम हम देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये नाम 1989 में अडॉप्ट किया गया था। ये आईसीसी महिलाओं के लिए भी मैच जो हैं कंडक्ट करवाती हैं और पुरुषों के लिए भी। हालांकि पुरुषों के लिए अभी ज़्यादा आयोजित करवाए जाते हैं, महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। आने वाले समय में कुछ और भी सुधार होने वाला है। और जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के प्रतिनिधि भी शामिल थे जब 1909 में इसकी स्थापना एक कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई थी। लेकिन ये पहली बार टी20 में ऐसा हुआ था, मेंस टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार फाइनल में पहुंची थी दक्षिण अफ्रीका की टीम बिना कोई मैच हारे, लेकिन फाइनल में मैच हार गई हमारे भारत से। और भारत ने क्या किया है, दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया, और ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही। और आज हमने जैसे देखा, ये इन्होंने भी हमारा नाम रोशन किया है, हमारे भारत का नाम रोशन किया है। बाधरी क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम ने ये जीतकर ये साबित किया है कि असंभव कुछ भी नहीं होता है। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये न्यूज़ भी पीआईबी के द्वारा प्रकाशित की गई है। कौन से मंत्रालय के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जैसे हम बात करते हैं, इंडिया पार्टिसिपेट्स इन 86th सेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इनकी जो एक कार्यकारी समिति है उसका 86वां सत्र हो रहा है, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से विभिन्न मसलों के लिए विकसित मानकों को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है। इसमें भाग लेते हुए खाद्य पैकेजिंग में रिसाइकिल सामग्रियों के उपयोग से संबंधित खाद्य सुरक्षा कारणों पर कोडेक्स मार्गदर्शन विकसित करने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखा गया। भौगोलिक आधार पर देखा जाए तो हमारा कौन सा क्षेत्र पड़ता है, एशिया पड़ता है ना। तो एशिया में चुने गए एक सदस्य के रूप में भारत इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ श्री जी कमला वर्धन राव ने 1 जुलाई से 5 जुलाई 2024 तक रोम में खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय में आयोजित सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है ना, 1 जुलाई से 5 जुलाई तक चलेगा ये। और जैसे हम बात करते हैं खाद्य और कृषि संगठन, इसको हम क्या बोल देते हैं, FAO एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो इन सब के द्वारा क्या किया गया है, इसे स्थापित किया गया एक अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ एंड प्रमोट फेयर प्रैक्टिस इन फूड ट्रेड। जो खाद्य व्यापार होता है उसमें न्याय संगत प्रथाओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था है। ठीक है ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया। इस सत्र के दौरान भारत ने क्या किया है, भारत ने छोटी इलायची, हल्दी और वेनिला सहित कई विभिन्न मसालों के लिए मानकों के विकास की प्रगति का मजबूती से समर्थन किया है। यह पहल भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इन मसालों का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुगमता भी आएगी। इसके अलावा भारत ने नामित वनस्पति तेलों के लिए मानकों की प्रगति, शिगा टॉक्सिन उत्पादक एस्चेरिया कोली के नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश और खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण में पानी के सुरक्षित उपयोग और पुनः उपयोग का भी समर्थन किया है। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगर आपसे मैं कुछ बातें पूछूं कि ये जो कोडेक्स एलिमेंट्रियल कमीशन जो है, यानी कि जिसकी कार्यकारी समिति में भारत हिस्सा ले रहा है और भारत की तरफ से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई, इन्होंने ये पहल की। तो आप ये बताइए कि कोडेक्स एलिमेंट्रियल कमीशन की स्थापना कब हुई थी। मैंने इनके उद्देश्य के बारे में तो आपको बता ही दिया। ठीक है ना, तो चलो बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी।
इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारा उपभोक्ता स्वास्थ्य है उसकी रक्षा करना और खाद्य व्यापार में न्याय संगत प्रथाओं को बढ़ावा देना। तो जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आप, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 1963, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। CAC की स्थापना 1963 में हुई थी। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, उसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग टू लॉन्च संपूर्णता अभियान, ये नीति आयोग के मद्देनजर न्यूज है, ये भी PIB के द्वारा प्रकाशित की गई है। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान लॉन्च किया है। कैंपेन फ्रॉम 4 जुलाई टू 30 सितंबर 2024 एम्स टू अचीव saturation in 6 identified indicators in ADP ABP districts and blocks। तो अभी जैसे ये कैंपेन है, ये 4 जुलाई से लेकर यानी कि आज से ही लेकर 30 सितंबर तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि ADP ABP जो जिले हैं, ब्लॉक हैं, उनमें 6 ये जो चिन्हित संकेतक हैं उनमें सेचुरेशन अचीव करना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं। संपूर्ण अभियान विल फोकस ऑन द फॉलोइंग 6 आइडेंटिफाइड KPIs असेस्ड ऑल एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। तो ये देखिए, परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड फॉर एंटीनेंटल केयर ANC, यानी कि जो महिलाएं हैं पहली तिमाही को लेकर अगर जैसे बात करें तो पंजीकृत महिलाओं का कितना प्रतिशत है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है परसेंटेज ऑफ पर्सन स्क्रीन्ड फॉर डायबिटीज अगेंस्ट द टारगेटेड पॉपुलेशन इन द ब्लॉक। ब्लॉक में जो लक्षित आबादी है उसके मुकाबले मधुमेह के जांचे गए व्यक्तियों का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज ऑफ पर्सन स्क्रीन्ड बाय हाइड्रोटेंशन अगेंस्ट द टारगेटेड पॉपुलेशन इन द ब्लॉक। ब्लॉक में जितनी लक्षित आबादी है उसके मुकाबले जिनका टेम्परेचर हाई है उनकी जांच कितनी हुई, उनका परसेंटेज। यानी आप कह सकते हैं संपूर्ण जो ये क्षेत्र है उन पर ये क्या करेगा, सेचुरेशन अचीव करने का कार्य करेगा। 3 महीने का ये कैंपेन है, बहुत अच्छी ये क्या रहेगी, एक सुविधा रहेगी। मिट्टी के नमूने एकत्रित करने के लक्ष्य के मुकाबले मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनाया जाएगा और उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने का कितना प्रतिशत है उसके बारे में भी इसमें क्या है, एक कार्य होगा। क्लियर हुआ? नीति आयोग है क्या, इसके बारे में तो आप जानते भी होंगे और इनके बारे में थोड़ी डिटेल से आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या ये इसमें इम्पैक्ट क्या रहेगा, ग्राउंड पे क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा। डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक विल डेवलप 3 months एक्शन प्लान टू सेचुरेट द 6 आइडेंटिफिकेशन। जहां जहां डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा वहां वहां पर क्या होगा, 3 महीने एक्शन प्लान चलेगा, यानी कि वहां पर ये कार्य होगा अगर नहीं हुआ है तो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक विल ट्रैक प्रोग्रेस ऑन सेचुरेशन ईच मंथ। प्रत्येक महीने में जो सेचुरेशन की परसेंटेज है उसकी प्रोग्रेस भी ट्रैक की जाएगी। इम्प्लीमेंट अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंजेस कैंपेन्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल विल कंडक्ट कॉन्करेंट मॉनिटरिंग फील्ड विजिट्स। ठीक है, तो चलो नीति आयोग के बारे में एक क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा, जल्दी से बताएं। नीति आयोग, पहला पॉइंट लिखा है भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1985 सॉरी ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। तो दोनों ही पॉइंट ठीक लिखे हुए हैं। पहले तो आपको पता ही है, पहले नाम था क्या इसका, पहले इसे हम बोलते थे योजना आयोग, और ऐसा आयोग जो स्पेशली योजना लाने के लिए बनाया गया था। और आपको पता है पहले हम पंचवर्षीय योजना की बातचीत किया करते थे, हर 5 साल बाद में एक योजना बनाई जाती थी जो आने वाले 5 सालों के लिए होती थी, यानी कि आने वाले 5 सालों में क्या रहेगा। तो पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना इसी आयोग का
ये क्या था? कार्य था। लेकिन फिर ये ऐसा महसूस किया गया था कि अब ये कारगर सिद्ध नहीं रह गया है। इसी वजह से नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को, और फिर अगले महीने में 8 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई थी नीति आयोग की, पहली बैठक। अब मैंने एक शब्द यूज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, यानी कि इस नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। और उपाध्यक्ष वर्तमान में नीति आयोग के कौन हैं, उनका आप एक आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आर्मी चीफ रिव्यूज ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस अलोंग एलओसी इन जम्मू। हाल ही में अभी नई नियुक्ति हुई है आर्मी चीफ की। तो नए आर्मी चीफ हमारे जो बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए। मैंने न्यूज़ भी कवर की थी और मैंने कई शॉर्ट्स भी बनाई थी इनको ध्यान में रखते हुए। उनका नाम क्या है? जनरल द्विवेदी, ठीक है। पूरा नाम है इनका जनरल उपेंद्र द्विवेदी, द्विवेदी। इनको फरवरी में क्या बनाया गया था? भारतीय सेना का वाइस चीफ बनाया गया था। फरवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक ये क्या रहे थे? भारतीय सेना के वाइस चीफ रहे। और 30 जून को इन्होंने चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के रूप में शपथ ली, यानी कि COAS के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। और इनसे पहले की बात करें तो पहले कौन थे, अभी मैं आपसे बताऊंगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी अभी हमारे 30वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। रिसेंटली इन्होंने विजिट किया है जम्मू रीजन में, और उस एरिया में इन्होंने विजिट किया है जहां पर क्या है, जम्मू क्षेत्र में चौकियां बनी हुई है। उन चौकियां का अग्रिम इन्होंने दौरा किया, और जहां इस साल में काफी उग्रवाद बढ़ा है उन्हीं के बारे में निरीक्षण किया गया। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है पाकिस्तान और जो हमारा भारत का एक, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा जोन जहां पे अभी सुलझौता नहीं हुआ है, उसको भी सुलझाना है। तो चलो देखते हैं क्या हमें देखने को मिलेगा इनकी प्रमुखता में, ठीक है। तो ये उसके प्रमुख बने रहेंगे। सेना के प्रवक्ता ने बताया था कि जनरल द्विवेदी जो हैं वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ व्हाइट नाइट कोर के अग्रिम ठिकानों का दौरा कर रहे हैं। LOC पर पुरानी जो सुरक्षा स्थिति कैसी है उसकी इन्होंने समीक्षा की। LOC के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और उसके उस साइड में यानी कि पश्चिम दिशा में देखेंगे तो पाकिस्तान ने उस पर क्या किया हुआ है, अभी कब्जा किया हुआ है। तो ये हैं हमारे उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे। तो चलो, अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैंने एज इट इज क्वेश्चन बनाया है जानबूझ के। हाल ही में भारतीय सेना में नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? आपको ऑप्शन बताना है। इसमें गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने लिखा होगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी तो आपने ये बिल्कुल ठीक लिखा है। फरवरी से ये रहे थे वाइस चीफ, उसके बाद में इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अभी 30वें सेना प्रमुख बने हैं। इन्होंने इससे पहले कश्मीर घाटी और राजस्थान रेगिस्तान में सक्रिय आतंकवाद विरोधी अभियानों में अपनी बटालियन की कमान भी संभाली है। और ये मेजर जनरल के रूप में असम राइफल्स के महानिदेशक भी रह चुके हैं, और ब्रिगेडियर के रूप में भी सेक्टर कमांडर ये रह चुके हैं। तो अभी नए सेना प्रमुख कौन है? तो आपको नाम लिखना है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेकिन जब हम बात करते हैं इनसे पहले कौन थे COAS, तो नाम आएगा जनरल मनोज पांडे का। जनरल मनोज पांडे से इन्होंने अपना पद कब ग्रहण किया था? तो 30 जून को ग्रहण किया, 30 जून 2024 को। तो ये खुद तो 30 में हैं, लेकिन 29 में COAS कौन थे? जनरल मनोज पांडे थे। क्लियर हुआ आपको? बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये कौन है? ये है हमारे मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे, ठीक है ना? और जैसे बात करते हैं, इस साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये उसी दिन की फोटो है 30 जून की, जब इन्होंने जनरल मनोज पांडे से अपना कार्यभार संभाला था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो आपकी आज की कक्षा यहीं तक समाप्त हुई। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, एड्यूरोही ऑफिशियल। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज तक जितनी भी आपकी करंट अफेयर की क्लास हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई ही हैं। आप वहां पर जाइए और चेक भी कर लीजिए। आपको वहां पर कई क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, एड्यू रोहित 24। इसके अलावा आप सभी का हम धन्यवाद कर देते हैं बने रहने के लिए। और अगर आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब का तो हो ही गया, क्योंकि यूट्यूब पे तो अभी हम जुड़े ही हुए हैं, आप क्लास देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा की बात करें तो मैंने आपको पीडीएफ के लिए बता दिया कि टेलीग्राम से जुड़ें। ठीक है, और जैसे हम बात करें मौज, जोश, हिप्पी, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम और ट्विटर एक्स, फेसबुक पर फेसबुक जो है वो भी आपकी बन जाएगी, 2 दिन में पेज बन जाएगा उसका। तो उस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, वहां पर आपको क्या प्रोवाइड करवाए जाते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको कम्युनिटी बटन पर क्लिक करना है अपने चैनल पे। तो वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। एड्यू रोहित 24 सर्च कर लेना, इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको अपना ही संस्थान का जो क्या है नजरिया वहां पर दिखेगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, हमारे साथ बने रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।